वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। तो लेकर आ गए हैं अब अपना गैसियस स्टेट का पार्ट 4, जो बड़ी मेहनतों के साथ फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है उसी को पूरी मेहनत के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी जरूर करते रहेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री हमारी चल रही है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो करते हैं अब इसको। अभी ऑर्गेनिक का एक आध लेक्चर अपलोड हुआ होगा तो वो भी हुआ है। तो गैसियस स्टेट अब लगभग एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। काफी सारी डेरिवेशन यहाँ पर हो गई हैं, तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई क्वेरीज पूछनी है तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई अपडेट्स एंड ऑल फ्यूचर में वहीं पर आया करेंगे। तो यहाँ पर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट वी हैव टू डिराइव क्रिटिकल कांस्टेंट। ये सारी चीजें कर ली हैं। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वंडर वॉल्स कांस्टेंट ये भी कर चुके हैं हम सारे। इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी के टर्म्स में सब कर लिया। अब पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी और उसकी वो भी डेरिवेशन कर ली। तो आप देख सकते हैं 6.75 6 नंबर के आए थे। नाउ वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। तो सभी पर लिख लेते हैं। एनी टू क्यों? कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायामीटर एंड मीन फ्री का। सबसे पहले बात करें अगर कोलिजन डायमीटर की, तो कोलिजन डायमीटर क्या होता है? सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलिजन हमारे पास कब होगा। कोलिजन कब होगा? ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको मैं एकदम बराबर बराबर रख रहा हूँ। दो मॉलिक्यूल्स को एकदम पास पास रख रहा हूँ, तो अभी ये रखे रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसको फोर्स करूंगा कि आप अंदर की तरफ जाओ, तभी कोलिजन होता है ना। जब दो मॉलिक्यूल्स आए, मान लीजिए ये दो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं चलते हुए, आराम से इन्होंने हल्के से टच करके रुका, तो इन दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस सर डी है। सब मानते हैं? यस सर मानते हैं बिल्कुल। नाउ अगर मैं डिस्टेंस डी से कम कर दूं, मतलब क्या होगा? ये एक के अंदर एक जाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली कुछ इलास्टिसिटी यहाँ पर डेवलप होगी, जिसकी वजह से जैसे ही डिस्टेंस डी से कम हुआ, जैसे ही डिस्टेंस डी से कम होगा, ये कोलाइड कर जाएंगे। तो दैट इज सिंपल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द पॉइंट ऑफ देयर क्लोजेस्ट अप्रोच, हम इसको बोलते हैं। दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर मॉलिक्यूल्स से क्लोज आए, कोलिजन हैज टू बी हैपन। कोलिजन हैज टू हैपन, तो कोलिजन होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, म्यूचुअल रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल, जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। व्हेन टू सच मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर केटीजी क्या मानती है? पॉइंट मास मानती है। जब दो पॉइंट मासेस एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो एक ऐसी जगह पर आएंगे जहां पर हमारे पास क्या होगा? जहां पर ऐसा होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्जन होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होगी, और वो वहां पर आकर रुक जाएंगे। एट विच द म्यूचुअल रिपल्जन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कॉजेज रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन। मतलब ये इतनी पास, जैसे यहाँ पर इतनी क्लोज आ जाएंगे ना, एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ जाएंगे, वैसे ही इनके को रिपल्जन फील होने लगेगी, तो वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा बेसिकली। So the distance between the center of the two molecules at the point of their closest approach is known as collision diameter. कैसे डिनोट करते हैं? डी से, एज शोन इन द फिगर। एविडेंटली यहाँ पर हम देख सकते हैं उस जो एक्चुअल में क्या होता है, गैसियस मॉलिक्यूल क्या होता है, हमारे हार्ड स्फीयर होते हैं। हमने आइडियल गैस नहीं, रियल गैस में देख लिया, तो इनकी वॉल्यूम ये हो गई। ठीक है, सो कोलिजन डायमीटर ये हो गया। नेक्स्ट कोलिजन क्रॉस सेक्शन आता है हमारे पास, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई पाई डी स्क्वायर। तो मॉडल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एज हार्ड नॉन इंटरैक्टिंग स्फीयर्स, ये आप लिख सकते हैं। ये वगैरह इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें कोलिजन नंबर की। कोलिजन नंबर क्या होता है? सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिससे एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है पर यूनिट टाइम में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद विच अ सिंगल मॉलिक्यूल विल कोलाइड पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला ये है, हमारे पास फॉर्मूला याद रखना है। रूट टू पाई डी क्या है? कोलिजन डायमीटर। डी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर वही कोलिजन डायमीटर का स्क्वायर। ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। एंड रो इज द नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात का ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। रो जो है हमारी डेंसिटी नहीं है, मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, नाउ और क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? हमारे पास नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड इन अ सिंगल मॉलिक्यूल यूनिट पर टाइम, इसी को हम बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाऊं। वी ऑल नो एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन जिसको प्यार से बोलते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। तो एनआरटी को मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एन ए इंटू आरटी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पी और आर अपॉन एन ए के हो जाएगा, और इसको इधर भेज रहा हूँ, पी एन बाई वी के टी के इक्वल हो जाएगा। सर के कहाँ से लाए? क्योंकि आर अपॉन एन ए के टी होता है ना, सॉरी के होता है, तो ये आ गया। अब ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया मेरा सिंपल नंबर डेंसिटी। सही कराया ना? सो रो के टी मेरे पास मेरे पास सॉरी नंबर डेंसिटी नहीं, ये बन गया मेरा प्रेशर की टर्म्स में। एन अपॉन वी मेरी बन गई नंबर डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू पी बाई के टी। बोलिए यस और नो, समझ आया नहीं? तो ठीक है सर, ये नंबर डेंसिटी हो गई, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। कहां से निकाला? पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी से। यहाँ पर आप पुट करिए इस इक्वेशन में। और आप एक चीज याद रखिएगा ध्यान से, जो Z1 है दैट इज कोलिजन नंबर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया, कोलिजन नंबर हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर अगर पर यूनिट वॉल्यूम भी ले लूं, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है, दैट इज सेट टू बी द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स का जो नंबर ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन हो रहे हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन
अकरिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। दैट इज सिंपली क्या है हमारी Z11 जो है हमारी, तो Z11 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पर अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बस रो स्क्वायर कर दिया इन्होंने, क्योंकि रो से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ पर इन्होंने हाफ क्यों करा है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के लिए है कोलिजन, और ये हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टाइप का मॉलिक्यूल अगर दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल से टकराएगा तो उसके लिए हमारे पास Z11 क्या हो जाएगा, डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी लेंगे, अच्छा यहाँ सॉरी डेंसिटी बोल रहा हूँ, डायमीटर, कोलिजन डायमीटर एवरेज ले लेंगे, रो 1 इंटू रो 2 अगर डेंसिटीज अलग है। अगर यदि डेंसिटीज हमारी सेम है तो रो का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर। और ये हमने डेरिवेशन भी देख ली, रो इज इक्वल टू एन बाई वी, तो पी इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पर आप Z11 का फॉर्मूला हमारे पास ये आपके सामने है, बस हाफ करना है, हाफ ही करना है ना सिर्फ। सो यहाँ पर √2 और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो पी स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पी स्क्वायर बाय के इंटू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इनकी यूनिट दे रखी है कोलिजन नंबर की, सेकंड इनवर्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, सेकंड इनवर्स पर मीटर क्यूब। कोलिजन नंबर क्या है, नंबर है कितने टाइम्स टकरा रहा है, तो बेसिकली सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यूनिट से भी वॉल्यूम से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारे इसकी यूनिट आ गए। देन वी हैव मीन फ्री पाथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डिफाइन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जब दो कोलिजन हुए हैं हमारे पास, मतलब एक गैस का कोलिजन हुआ किसी दूसरे बंदे से, नॉट दूसरे बंदे मतलब दूसरे गैस मॉलिक्यूल से कोलिजन हुआ, तो उसके बाद कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज सेड टू बी द मीन फ्री पाथ। और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय Z1। Z1 क्या है, कोलिजन नंबर। और यहाँ पर आप इसका रिलेशन देखेंगे, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। यहाँ पर इससे भी रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, तो आप बता दीजिएगा भाई जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे लैम्डा बढ़ेगा, और प्रेशर घटाने पर मीन फ्री पाथ हमारा डिक्रीज होगा। तो ये हमारी हो गई कुछ ये सारे बेसिक सी डेफिनेशंस। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ मीन फ्री पाथ निकालना है। तो आइए इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपनी एक्सिस बना लेते हैं। इसको मैं लेट कर लेता हूँ Z एक्सिस, इसको X एक्सिस, इसको Y एक्सिस में लेट कराऊँ। सो क्या होता है यहाँ पर विस्कोसिटी आती किस वजह से, इसको समझिएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेवल है दैट इज समवॉट रेफरेंस लेवल है हमारा Z। यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो हम जीरो। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मॉलिक्यूल जो है ना वो हमारे इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन गैस के मॉलिक्यूल्स, ऐसे इन द फॉर्म ऑफ शीट में सीधे सीधे एकदम स्ट्रेटली आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना सारे गैस के मॉलिक्यूल्स एक लाइन में एकदम बना रहे हैं ऐसी शीट टाइप, और ये कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, ये हम मानते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास एक ये हो गई, तो इसके थोड़ी ऊपर जाके कुछ दूसरी शीट आ जाएगी गैस इस किसकी, गैस मॉलिक्यूल्स की, फिर उसके ऊपर जाके कोई और आ जाएगी। सो ऐसे क्या होगा, यहाँ पर द पॉइंट इज एट दिस पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पर जो हमारी स्पीड है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, दैट इज यो। और जैसे जैसे हम ऊपर जाए जा रहे हैं वैसे वैसे देयर इज अ ग्रेडियंट इन द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई जा रही। तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी इस वाली शीट की, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी, इसको सी। और जो हमारे पास ए की वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी बी से। तो बी वाले जो है हमारे पास दैट आर एक्चुअली वो होंगे जिनकी मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड एज वेल एज यहाँ पर इनका कुछ मास होगा, तो मेजरली डिफरेंस इन द स्पीड की वजह से क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, दोनों लेयर्स का मोमेंटम डिफरेंस होगा, तो जिसकी वजह से हमारी विस्कोसिटी आती है। ये इतना थोड़ा सा बेसिक इसका समझना था कि ड्यू टू मोमेंटम जो चेंज होता है उसकी वजह से कुछ हमारी विस्कोसिटी आती है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज मीन फ्री पाथ और लैम्डा। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं x इसको रेफरेंस लेता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरा x। ये वाला क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x माइनस लैम्डा, एंड ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब क्या बात करें, बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए वाले। तो मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास किसमें, ए में है, तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी सिंपल सी जो वेलोसिटी है, ये क्या है, डिस्टेंस है, दैट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है हमारे पास एक टर्म, दैट इज dv बाई डी एक्स, वेलोसिटी ग्रेडियंट इनटू x माइनस लैम्डा हो जाएगी। dv बाई डी एक्स का एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड b में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ होगा, velocity gradient is nothing change in velocity with respect to change in distance, ये होता है। इनटू b में क्या है, डिस्टेंस हमारे पास x है, तो इनटू x हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इसकी चाहें तो देख भी सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी मीटर, मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस से तो मीटर से मीटर गए, तो एट द एंड हमें वेलोसिटी ही मिल रही है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट अपना क्लास अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो क्लास 11-12। तो यहाँ पर dv बाई डी एक्स सी वाले की हो जाएगी x प्लस लैम्डा। ठीक है, तो किन्हीं दो लेयर्स के बीच के हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम सबसे पहले।
तो दो लेयर्स में ए और बी को मान लेता हूँ, तो फाइनली मेरे पास ऊपर कौन सी है, ये वाली, नीचे ये है। तो यहाँ पर निकालते हैं, आइए, चेंज इन मोमेंटम। तो सबसे पहले मोमेंटम की बात कर लूँ मैं अगर, तो मोमेंटम हम बता सकते हैं डायरेक्टली मास से मल्टीप्लाई करके। तो डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी एम dv बाय dx इंटू एक्स माइनस dv बाय dx इंटू एक्स प्लस लैम्डा dv बाय dx m। ये हमारे पास आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास फाइनली जो डेल्टा पी आ रहा है दैट इज m लैम्डा dv बाय dx के इक्वल आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अगर मेरे पास टाइम 1 सेकंड है तो क्या यही फोर्स के इक्वल हो जाएगा? यस सर। नाउ अब हम क्या अज्यूम करते हैं यहाँ पर हमें अज्यूम करना है कि एक क्यूब है हमारे पास जिसकी जो लेंथ है, बेस की लेंथ, बेस की जो डायमेंशन है वो 1 यूनिट्स है। दोनों जो है वो 1 यूनिट है। यहाँ पर इसकी कुछ लेंथ होगी। अब हम लेंथ कैसे निकालेंगे? ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने में कुछ स्पीड लगेगी, तो दैट इज सी डैश डॉट डी टी। तो बेसिकली हमारी एवरेज स्पीड होती है, हाँ, एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू कुछ टाइम लेंगे हम। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या रो कर लें क्योंकि पहले भी हमने रो करा था, सो आई थिंक रो कर लेते हैं, बेटर रहेगा। रो को कर लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ये है हमारे पास। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे, टोटल मॉलिक्यूल्स मेरे अगर पर यूनिट टाइम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम क्या मेरे हो जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या है मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी पर यूनिट टाइम की बात नहीं कर रहा, अभी टोटल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1 इंटू सी इंटू डी टी। जो वॉल्यूम है मेरी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। हाइट क्या है हमारे पास, जितना टाइम लिया मॉलिक्यूल्स ने ट्रेवल करने में यहाँ से लेके यहाँ तक, और इंटू उनकी एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स मतलब समझिएगा, इज इक्वल्स टू एन सी टी टी हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। नाउ अगर मैं बात करूं पर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कितने होंगे, तो मुझे डिवाइड करना होगा टाइम से, तो ये हो जाएंगे दैट इज एन सी डैश। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नाउ मेरा चेंज इन मोमेंटम आ चुका था। तो चेंज इन मोमेंटम अगर मैं पर यूनिट टाइम की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू 4 डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अगर मेरे पास एक सेकंड का निकालूं, सो दैट इज गोइंग टू बी माई, यहाँ पर m को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, हाँ, एक और चीज अच्छी है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे जो है ना पर सेकंड है। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है, ये 3 एक्सिस है, सो वी हैव टू अज्यूम कि जो मॉलिक्यूल्स है टोटल वो इक्वली डिवाइड हुए हैं तीनों लेयर में। और यहाँ पर हम अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे NC/3। तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे पर सेकंड तो टोटल इतने हैं, बट इन वन लेयर हमारे पास होंगे दैट आर NC-3। तो थोड़ी सी और डेरिवेशन है, मुझे पता है इसकी बहुत ज्यादा। तो टोटल क्या है, मॉलिक्यूल्स पर सेकंड इन वन डायमेंशन, वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन में। ठीक है, क्योंकि सार पूरी तरफ गैस फैली होगी 3D में, तो ये हम लेंगे। सो यहाँ पर अब हमारे पास जो नेट फोर्स आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी m लैम्डा dv बाय dx n c डैश डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल, या फिर 1/3 m n c डैश लैम्डा dv बाय dx के इक्वल आ गया मेरा क्या, फोर्स आ गया। नो फोर्स आ गया। अब हमारे पास यही फोर्स हम बोलते हैं ये हमारे विस्कस फोर्स के इक्वल होगा दैट इज ईटा टाइम्स डीवी बाय डी एक्स के। और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, कौन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास आपको देख सकते हैं जो ईटा की वैल्यू है वो सामने आती हुई नजर आएगी, दैट इज ईटा विल बी इक्वल टू 1/3 m n c इज द एवरेज स्पीड इनटू लैम्डा। तो ये हमारा आ गया मीन फ्री पाथ। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, इन दिस केस इसकी अगर मैं स्पीड की वैल्यू डालूं, सो दैट इज अंडर रूट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 kT/m होती है ना। इसकी स्पीड की जो वैल्यू है दैट इज देख लेते हैं यहाँ पर 8 kT/m, सॉरी यहाँ पर इसकी स्पीड, हाँ 8 kT/m होती है हमारे पास। सो 8 kT/m की इक्वल हमारी स्पीड होती है ये। सो नाउ यहाँ पर आई कैन से कि स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर हाफ है। सो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखते हुए हमने सारी चीजें करी हैं। यहाँ पर आपके लिए अगेन प्यूरी शर्मा से कट आउट लेके आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि क्या हुआ है, विस्कोसिटी होती है टू वेरी फ्लैट प्लेट्स नहीं है, बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ ना लेयर्स, दैट आर एक्चुअली प्लेट्स मानते हैं उनको, एक्स वाई प्लेन में होती हैं, एट अ डिस्टेंस कुछ इन्होंने अपने पास से लिया है। सो ये इस तरीके से इन्होंने लिया है कि यहाँ पर
कुछ यूजेड प्लस लैम्डा, कोई वही इन्होंने डिस्टेंस एंड ऑल ये लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास यूजेड माइनस लैम्डा हो गया डिस्टेंस, ये लैम्डा था हमारा डिस्टेंस, फिर इन्होंने 1 मीटर क्यूब की वो लिया जो भी लिया, ये चेंज इन मोमेंटम दे गाइस दीज गाइस हैव रिटन, देन फाइनली यहाँ पर इन्होंने मोमेंटम निकाल लिया कुछ कर करके। जो लॉजिक था मैंने वो सिखा दिया 1/3 वाला, आपको आई होप क्लियर होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किस करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो इन्होंने देखा कि हमें अप्लाई करना होगा एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, सो एफ एक्स माइनस हमारे पास इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू डी यू बाई डी जेड या डी वी बाई डी एक्स जो हमने लिया है, और फाइनली हमें मिल जाएगा ये हमारा रिलेशन। देन नाउ यहाँ पर हम देखेंगे सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर हाफ का, तो ये हमारे पास आ गया। तो विस्कोसिटी जो है हमारी गैस की इंक्रीज होगी टेम्परेचर के, अनलाइक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जो है डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस बात का ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। बाकी आगे बात भी कर लेंगे लिक्विड्स में, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट ही ना, हाँ। तो डिटर्मिनेशन अब अगर हम यहाँ पर करें तो हम यहाँ पर इसकी कोलिजन डायमीटर और विस्कोसिटी ऑफ गैस का कोफिशिएंट से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, सी की वैल्यू पुट करनी है, देन लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, और लैम्डा में आपको पता है कोलिजन डायमीटर होता है, सो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ईटा की। तो इसको याद रखिएगा, क्या है 2mt बाय की पावर हाफ डिवाइड बाय 3 पाई की पावर 2/3 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, तो इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ होगा आई गेस, सो आगे वो भी हम देख लेंगे। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन अ न्यूमेरिकल, यहाँ पर हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था इस पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, अगर मैं बताऊं तो ये डायरेक्टली हमारी बुक प्यूरी शर्मा से ही लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ये क्या कर रहे हैं सर, सो यहाँ पर आपको दे रखा है 148 म्यू पॉइस, म्यू है हाँ, म्यू पॉइस, और तो 1 पॉइस आपको मैं बता दूं वो इक्वल होता है 0.1 पास्कल सेकेंड के, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 14.8 म्यू पास्कल सेकंड, यस सर लिख सकते हैं। तो एकदम सेम आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एट 20, बस इन्होंने क्या ऐड करा, मीन फ्री बात आपसे पूछा, तो आप देखेंगे कोलिजन डायमीटर आप कैसे निकालेंगे। आपने देख रखा है म्यू का फॉर्मूला हमारे पास 2 mrt की पावर हाफ 3 पाई दिस डी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है डी स्क्वायर। तो आप वैल्यूज पुट करिए, आप यूनिट समेत वैल्यू सारी की सारी पुट करिए। एम इज दी मोलर मास ऑफ 44 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा किलोग्राम पर मोल में लिखना है आपको, तो 44 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, वरना ग्राम पर मोल में 44 ग्राम होता है ना, तो किलोग्राम में एवरीथिंग हैज टू बी इन एसआई यूनिट्स। देन आप यहाँ पर टेम्परेचर की आप वैल्यू डाल सकते हैं 293 दैट इज की पावर हाफ, देन यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 की पावर 3/2, देन एवोगैड्रोस नंबर, देन यहाँ पर आपने ले आई ईटा को नीचे, तो ईटा आप ले आए यहाँ पर पास्कल सेकंड में, म्यू में था, अच्छा यहाँ पर म्यू है ना, सो आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे 14.8 इंटू 10⁻⁻⁶ ये डालेंगे, कैलकुलेटर से आपको काम करने देंगे, वो आपको आंसर करके बता देंगे, आपका आंसर आएगा ये और फाइनली आप लिख देंगे इसको पिकोमीटर, तो डी आपका आ जाएगा 373 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो यहीं से आप इसको पिकोमीटर में सिंपल सा कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है मीन फ्री पाथ की, सो मीन फ्री पाथ का हमने फॉर्मूला जब ड्राइव किया था, सो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो मीन फ्री पाथ और विस्कोसिटी का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी एम्बिग्विटी सी लग रही है, MnC, और यहाँ था नंबर डेंसिटी है ना, ठीक है। मास तो चलो ठीक है हमारे पास होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, वैसे मास भी नहीं है देखा जाए तो ठीक है, मतलब मास हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक इसका मोलर मास ही ले लेंगे, तो 44 जो है वो यू ले लेंगे, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिर देन इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा 24 kg है ना, 24 kg से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार आप यूनिट चेक कर लीजिएगा, यही होती है यानी ये 21 होती है, तो ये आप इसको कन्वर्ट करेंगे, यू को कन्वर्ट करना है आपको बेसिकली किलोग्राम में। देन सी जो है हमारे पास क्या होती है यार, सी का आपको देखें तो यहाँ पर हमें जरूरत होगी 8 RT/πm की, है ना, और नंबर डेंसिटी में हमारे पास यहाँ पर एक फसला आएगा, दैट इज ये किसकी इक्वल होती है P/kT के। तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रेशर नहीं दे रखा, मेन प्रॉब्लम जो है ना, तो यहाँ पर प्रेशर नहीं दे रखा यार, प्रेशर के अलावा आप कैसे करेंगे, तो ये मुझे भी समझ नहीं आ पा रहा कि ये क्वेश्चन अगर दिया है तो कैसे होगा, मीन फ्री पाथ इसमें से निकलेगा कैसे। सो अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ आ रहा हो फॉर्मूला तो मुझे जरूर एक बार कॉमेंट्स में बता दिएगा, वरना आई एम नॉट एबल टू गेट इट के किस तरीके से ये मीन फ्री पाथ यहाँ पर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में हम। सो लेट इट बी, मतलब इस वाले को छोड़ते हैं, अगर आपको आया भी तो मैं ये बोलूंगा कोलिजन डायमीटर निकाल के छोड़ दिएगा, बाकी और मतलब क्या ही कर सकते हैं, जब नहीं निकाल सकते 2.5 मार्क्स गवा देंगे हम एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ड्रॉ लेबल पीवी आइसोथर्म का बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म को बताना है और कॉन्टिन्यूटी ऑफ बेसिक समझा दो, बाकी बुक से समझेंगे। ये होता है हमारे पास कुछ इस तरीके का पीवी आप आइसोथर्म समझिए, क्या होगा यहाँ पर, इट इज सिंपली प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ किसी भी गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है।
क्या होगा वहां पर, कुछ प्रेशर में बढ़ाऊंगा, कुछ वॉल्यूम बढ़ेगी घटेगी, ये सारी चीजें होती रहेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे, इस पोर्शन में आप देखेंगे यहाँ पर एकदम गैस स्टेट होती है, तो ये आपको याद आएगा बॉयल्स लॉ, एकदम बॉयल्स लॉ जैसा आइडेंटिकल ग्राफ होगा इस पॉइंट के आगे। उससे पीछे क्या होगा, यहाँ पर बॉयल्स लॉ किसके लिए था, गैस लॉस था, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको गैस दिखेगी। यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर अगर मैं लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूँ, क्या बहुत पतला एकदम, मतलब बिल्कुल एकदम लिक्विड पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं लिक्विड पे, तो क्या वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगा गैस में? नो सर, नहीं होगा। तो यहाँ पर गैस को अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, क्या उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। लिक्विड की इतनी आसानी से नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप प्रेशर बहुत बढ़ा रहा है पर वॉल्यूम में चेंज बहुत छोटा सा आ रहा है, तो ये आपका लिक्विड स्टेट होती है। और यहाँ पर ये स्टेट होती है जहां पर आपका लिक्विड से गैस में ट्रांजिशन हो रहा है, तो लिक्विड प्लस गैस आपका ये ट्रांजिशन हो रहा है। आपने ये एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये चीज नोट करी, 30 डिग्री पर मान लेते हैं, 40 डिग्री पर, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आप देखेंगे ये आइसोथर्म थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, सेम चीज होगी। तो फिर आपने देखा कि हाँ भाई सेम चीज हो रही है, बस टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा वॉल्यूम और उसकी वैल्यूज में चेंज आया, अगर टेम्परेचर हमने बदला। आप करते जाएंगे, फिर अचानक से आप देखेंगे कि आप कर रहे थे यही काम। तो आप देख रहे थे कि भाई ये जो गैस है, ये गैस हमारी जो है उसमें गैस फेस में थी, इसकी वॉल्यूम कम हो रही थी, कम हो रही थी। अचानक से आप देखेंगे एकदम से लिक्विड बन गया, आपको पता भी नहीं लगा, आपको पता भी नहीं लगा कि ये अचानक गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर आप देख पा रहे थे कि भाई लिक्विड गैस दोनों मौजूद है, आंखों से नजर आ रहा था, बाकी में भी नजर आता, लेकिन आपने एक टेम्परेचर ऐसा देखा कि भाई अब तो ये हो ही नहीं रहा। फिर आपने कहा चलो और बढ़ाता हूँ टेम्परेचर, और आपने इस टेम्परेचर से जो पॉइंट टी एक्स ले लेता हूँ मैं, टेम्परेचर टी एक्स की कुछ वैल्यू होगी, आपने इस टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर बढ़ाया और आपने कहा अब देखा, तो अब आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, आप प्रेशर और वॉल्यूम में मॉडिफाई कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि यार प्रेशर बढ़ाते हैं, अब इसको कंप्रेस करते हैं, आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, भाई गैस लिक्विफाई होके ही नहीं रही, गैस जो है हमारी लिक्विफाई होके ही नहीं दे रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस टेम्परेचर के अबव, इस टेम्परेचर के अबव गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगी। आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो ये कौन सा टेम्परेचर हुआ, मुझे खुद ही जोर से बताइए। दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। और यहाँ पर क्या होता है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर गैस लिक्विड में कब में चेंज हो गई पता भी नहीं चला, तो मतलब हम ये बोलते हैं कि लिक्विड से गैस डायरेक्टली आ गया। सो दैट इज द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया कि डायरेक्टली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई है विदाउट हमारे पास कोई एक ट्रांजिशन स्टेट जिसमें लिक्विड और गैस दोनों प्रेजेंट है उसके आए हुए। तो अब यहाँ पर इस चीज को देख लेते हैं। तो ये एंड्रयू साहब ने अपना आइसोथर्म दिया था कार्बन डाइऑक्साइड का, बुक में बना हुआ है। क्या था इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पर डिस्कस की गई थी। उन्होंने प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप पर ग्राफ बनाया था, सीरीज ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर लिए थे। यहाँ पर फिगर में दिख रहा है आपको। उन्होंने सबसे पहले कुछ लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर 13.1 पर बनाया। उन्होंने ये नोट करा कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयल्स लॉ का ग्राफ बन रहा है एकदम एक्जैक्टली बॉयल्स लॉ का ऐसा ही होता है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ बनाया 13 डिग्री पर। फिर थोड़ी देर बाद देखा यहाँ पर बीसी रीजन में वेपर प्लस लिक्विड। तो आप ऐसे इसको लेबल करिएगा, बताइएगा कि ए से बी रीजन तक आपकी गैस मौजूद है। फिर एट बी पर कुछ प्रेशर है इतना, तो लिक्विफेक्शन शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, एकदम रैपिड डिक्रीज होगा, क्योंकि भाई एकदम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो बहुत रैपिड हमारे पास डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा सेम प्रेशर पर। इसी प्रेशर पर देख सकते हैं आप। नाउ एट सी पर क्या हुआ, गैस कंप्लीटली लिक्विफाई हो गई। सो लिक्विड क्या है हमारे पास, स्लाइटली कंप्रेसिबल है। फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर क्या करेगा, प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम। दिस इज शोन बाय द लाइन सी डी विच इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। ठीक है। देन यहाँ पर अलोंग द कर्व ए बी हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह एग्जिस्ट कर रही है, जैसे बात करी बॉयल्स लॉ की। देन अलोंग बी सी इट एग्जिस्ट पार्टली गैस एंड पार्टली लिक्विड। हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिक्विड होगा कुछ गैस होगा। और उसके बाद हमारे पास सी डी में एंटायरली लिक्विड होगा, ये बात हमने कर चुके। सो आइसोथर्म हमारे पास जब हमने 21.5 डिग्री सेल्सियस पर EFG बनाया ये वाला, उसमें भी आपको सेम बिहेवियर देखने को मिला। बट जैसे ही बात आई हमारे पास इसकी, एट स्टिल हाई टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल, अब आपने 21 से मान लिया 25 करा, 26 करा, 27 करा, तो आपको कुछ इस तरीके का ही चीज देखने को मिली कि पोर्शन हॉरिजॉन्टल पोर्शन बस छोटा होता गया। हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वो छोटा होता गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये तो चीज थोड़ी छोटी हो गई, यहाँ पर ये चीज थोड़ी बड़ी थी, मतलब वेपर प्लस लिक्विड का जो फेज है वो थोड़ा छोटा हुए जा रहा है, छोटा होता गया। जैसे ही टेम्परेचर आया 31.8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई इम्परसेप्टिबली। जिनकी इंग्लिश वीक है उनको मैं बता दूं कि इम्परसेप्टली का मतलब होता है बिना पता लगे। वैसे मैंने भी ये वर्ड इस वीडियो से पहले ही जस्ट उसमें देख के आऊँ, गूगल पे करके देखा था। ओके एनीवेज, सो अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब लिक्विफेक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस कर दिया। तो इन्होंने बताया कि भाई इसने अबव टेम्परेचर पर हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए वो लिक्विफाई होके ही नहीं देगी। तो उसको उन्होंने बोला कि 31.8 डिग्री सेल्सियस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
सो अदर गैसेस ने भी कुछ इसी तरीके का अपना बिहेवियर शो करा। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट की बात करें तो ये बोलता है कि कन्वर्ट करना, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट एनी डिसकॉन्टिन्यूटी। मतलब लिक्विड प्लस गैस का फेज आने के अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली लिक्विड को गैस में तुरंत से पहले कन्वर्ट कर लें। तो मोर देन वन फेज प्रेजेंट नहीं होगा किसमें, एक पर्टिकुलर टाइम पर। मोर देन वन फेज का मतलब क्या है, लिक्विड प्लस गैस, एक से ज्यादा फेज होगा, एक टाइम पर एक फेज प्रेजेंट है, एक टाइम पर या तो गैस या लिक्विड। जैसे ही गैस कन्वर्ट हुई लिक्विड में, हमें पता भी नहीं लगा कब में हो गया ये चेंज। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप इन जॉइनिंग द एंड्स, यहाँ पर ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो बनी हुई है, इनको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है कुछ इस एरिया में आप देखेंगे, इतना जो एरिया बनेगा, इस एरिया में ही आपको लिक्विड और गैस देखने को मिलेगा। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो वो सारे के सारे ग्राफ में जो वेपर प्लस लिक्विड वाली लाइन है वो इसी एरिया के बिहाफ आएगी, इसी एरिया के अंदर आएगी। तो इसके बाहर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, या तो इस एरिया के बाहर या तो वो जो है हमारा कॉम्पोनेंट है प्योरली गैस होगा या प्योरली लिक्विड होगा, यही दो ऑप्शन होंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। सो ये हमारे पास बताता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट को, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूस है। बाकी आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा इसका मतलब क्या है। डिराइव द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस mgh बाय RT। एक्सप्लेन करो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑन वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द हाइट इन लाइट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो पहले डिराइव कर लेते हैं। तो भाई एक तो मैं डेरिवेशन से इतना परेशान हो गया कि फिजिकल में इतनी डेरिवेशन थी, पता नहीं हमने कैसे पढ़ा होगा पिछले साल सेमेस्टर में, वही तो ये समझ नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं। तो स्टिल पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसा ही मैं मान लेता हूँ, एक कंटेनर है ए, इसमें कुछ h हाइट पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो होगी P। क्या होगी, h हाइट तक प्रेशर की वैल्यू होगी P। अब मैं इसको मान रहा हूँ ये है मेरी DH थिकनेस, बहुत ज़्यादा DH छोटी हाइट। जैसे ही मैं इस हाइट के ऊपर जाऊंगा तो मेरा प्रेशर कुछ डिक्रीज होगा। हमें पता है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो सेम वही चीज़ हमारे लिए गैस के लिए होगी। सो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स हो जाएगा mg/a। ठीक है, यहाँ पर खुद ही अब आप स्मॉल चेंज की बात करें तो dp इज इक्वल्स टू dmg/a हो जाएगा, स्मॉल चेंज की अगर हम बात करें। यहाँ पर खुद ही आप माइनस dp लगा दिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं विद हाइट, क्योंकि डिक्रीज होता ही है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, होता ही है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हम मास उसको ले लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, मास के आगे है। नाउ हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम को मैं ये लिख सकता हूँ। और हमें ये भी पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a इंटू एच होती है। हाँ, तो यहाँ पर वॉल्यूम को इक्वेट करिए, m/ρ मेरा इक्वल आ जाएगा किसके, एरिया इंटू हाइट के। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरा m जो आ गया वो आ गया ρ/ah के। सो यहाँ पर मैं इसको बोल सकता हूँ dm इज इक्वल्स टू p/a/dh। ये मेरा आ गया है क्या, p क्या है यहाँ पर, वही दैट इज p आया कहाँ से, अच्छा रो है, सॉरी यार, अबे यार खुद ही कंफ्यूज हो गया, देख लो करते करते। तो ये मेरे पास ρ/a/dh। तो यहाँ पर माइनस dp की वैल्यू मेरी इक्वल आई है g टाइम्स ρ/a/dh बाय क्या है नीचे a। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो dp मेरा बचा। तो डेंसिटी हमें पता है pv इज इक्वल्स टू nRT से अगर मैं जाऊँ, pv इज इक्वल्स टू nRT से अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पर डेंसिटी किसके इक्वल होती है, सो डेंसिटी हमारी जो इक्वल आती है दैट इज pm/RT के। डेंसिटी हमारी किसके, m इज दी मोलर मास। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वॉल्यूम इधर भेजेंगे, डेंसिटी बन जाएगी, इसको उधर भेजेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पुट करूंगा तो माइनस dp विल बी इक्वल टू g pm/RT इंटू dh, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं नाउ फर्दर, तो कुछ नहीं करेंगे, अब ज़रा शिफ्टिंग करते हैं। तो dp/p ले आता हूँ मैं, p को एक जगह ले आता हूँ, इज इक्वल्स टू माइनस को इधर ले जाता हूँ, माइनस mg नहीं है यहाँ पर, mg तो है, अच्छा है ना, mg/dh बाय RT आ गया। कर देते हैं इंटीग्रेट, कहाँ से लेके कहाँ तक, इनिशियल और कुछ प्रेशर p0, फाइनल p हो गया, इनिशियली हाइट होगी 0 से h चली गई। तो ये आ जाएगा मेरा lnp, या फिर डायरेक्टली लिख दूं lnp/p0, किसी को कोई परेशानी, नो सर, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mgh/RT। तो यहाँ पर फाइनली आपको मिल जाएगी प्रेशर बाय p0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर दैट इज एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ mgh/RT। So you guys can write pressure is equals to P0 time
एक्सपोनेंशियल इंटू माइनस ऑफ mgh/rt, पी नॉट इज द इनिशियल प्रेशर जो होगा। तो ये हमने डिराइव कर ली। तो आई होप डेरिवेशन समझ में आई होगी। इतनी ज़्यादा डेरिवेशन हैं हमारी फिजिकल में, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब मैं तो करके आया था, पर मुझे याद ही नहीं था यार, इतनी भी डेरिवेशन करी, मतलब किस तरीके से हमने पढ़ी होगी फिजिकल, वही मैं सोच रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर तरस। सो नाउ यहाँ पर अब क्या करना है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है ऑन द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द हाइट इन लाइट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप देखिए, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये पूरी जो चीज़ है, पूरा जो फ्रैक्शन है या पूरा नंबर है mgh/rt कम हो जाएगा। ये पूरा नंबर कम होगा, बट नेगेटिव में कम होगा। अगर पहले कुछ 4 था, -4 था, तो अब क्या हो जाएगा, -2। तो e⁻²⁻2 बड़ा है या e⁻⁻4? सर ये बड़ा है। तो एक्सपोनेंशियल की पावर जो है वो कुछ बढ़ रही है। तो इसका मतलब फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, कुछ पी नॉट इनिशियल इंटू समथिंग। तो मतलब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। तो प्रेशर जो है वो मेरे पास इंक्रीज होगा जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। सो आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्या करना है, मोलर मास निकालना है हमें, किसका, ऑफ अ गैस का। इफ इट्स प्रेशर फॉल्स टू 1/3, अच्छा इसका जो प्रेशर था वो हो गया P0/3 हो गया। कोई गैस है हमारे पास, उसका प्रेशर P0/3 हो गया, इनिशियल P0 था, ई रेस टू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस ऑफ, और क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है, m निकालना है, g वर्टिकल डिस्टेंस 4 मीटर का है, और टेम्परेचर, तो नीचे 8.314 इंटू जी कितना लेंगे, 10 ही ले लेता हूँ, या 9.8 ले लेंगे, कैलकुलेटर है तो, इंटू क्या आएगा यहाँ, बताओ भाई। तो यहाँ पर आपका आना चाहिए, दैट इज व्हाट डू वी कॉल इट, देख ही लेता हूँ ना, हाइट 4 आ गई। सो बेटर ये रहेगा, मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पर, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, लॉग ले लिएगा आप दोनों साइड, फायदे में रहेंगे, क्योंकि ये हट जाएगी ना फिर चीज़। तो आप जैसे ही लॉग लेंगे, एल एन लेंगे, तो एल एन 1/3 इज इक्वल्स टू एल एन एक्सपोनेंशियल ये रहेगा ई रेस टू पावर समथिंग, दैट इज बैक में आ जाएगा, और एल एन ये हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे ही आप लॉग लेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 9.8 इंटू 4 डिवाइड बाई 8.314 इंटू 300। इसको आप लिख सकते हैं एल एन 1/3 को 3 रेस टू पावर -1, हाँ सर, और वही पावर पीछे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा -1, पीछे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इससे ये गया, तो LN3 की वैल्यू आपको पता होगी कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे ही अलाउ होता है। यहाँ से आप मास निकाल लिएगा आराम से, तो सिंपल हमारा मास भी आ जाएगा। दैट्स इट फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर गैशियस स्टेट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट एक आध और आना चाहिए आई गेस, एक आध की अभी है पोटेंशियल, कुछ क्वेश्चंस हैं एक आध और भी, तो उसके बाद ही ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। सो आई होप पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।